कंटिन्यू कर रहे हैं। कल फोर फीचर देखा था, अब आज जो टॉपिक हम देख रहे हैं उसके कंटिन्यूएशन में है री इशू आफ्टर फोर फीचर। बेसिक स्टोरी यहाँ पे ये है कि आप जब शेयर्स को फोरफिट कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास कुछ पैसा सरप्लस बच जाता है और शेयर वापस आ जाते हैं। मतलब इन शॉर्ट फोर फीचर में जिसके शेयर आप फोरफिट कर रहे हो उसका पैसा भी रिटर्न नहीं किया और उसके शेयर भी रख लिए, तो जितना उसने पार्शियल मनी दिया होगा वो कंपनी का हो गया फोर फीचर रिजर्व, और जो शेयर उसने लिए थे वो हमने उससे वापस ले लिए। तो उसका तो दोनों तरफ से नुकसान है, लेकिन अपनी बचत हो गई। अब ये जो फोरफिटेड शेयर्स हैं इसमें आपके पास दो अल्टरनेटिव्स हैं। या तो आप ये फोरफिटेड शेयर्स को कर दो कैंसिल, कैपिटल रिड्यूस कर दो, खत्म करो। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये शेयर वापस बेच दो मार्केट में, तो आपकी कैपिटल मेंटेन रहेगी वैसा है। अब जब वापस बेचोगे तो कितने भाव पे बेचोगे वो स्टोरी है, और कंडीशन ये है कि आप यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हो बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कलेक्टेड सम पोर्शन ऑन दैट शेयर्स फ्रॉम द प्रीवियस ओनर। तो आपने 10 रुपए के शेयर पे अगर 2-2 रुपए लिए थे और फिर फोर फीचर हुआ और 8 रुपए का डिफॉल्ट था, तो आप 2 रुपए तक डिस्काउंट नए वाले बायर को दे सकते हो, क्योंकि हम वैसे तो बिलो पार वैल्यू नहीं बेच सकते, बट क्योंकि 2 ऑलरेडी आ चुके हैं ना, तो 8 रुपए में बेच दो तो वो बिलो पार वैल्यू नहीं माना जाएगा। अल्टीमेटली हमने 10 रुपया पूरा ही कैपिटल में रेज किया, 2 रुपए प्रीवियस ओनर के फंड से आ गया था, 8 रुपए अभी नए वाले से ले लिया। तो री इशू डिस्काउंट पे हो सकता है, डिस्काउंट में भी मैक्सिमम अप टू द अमाउंट ऑफ फोर फीचर रिजर्व, उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट हम दे सकते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है। अब इसकी हमें इफेक्ट यहाँ पे देखनी है कि जब फोरफिटेड शेयर्स री इशू होते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 के बाद ही टॉपिक आपको दिया हुआ है पूरा। थियरी अगर आपको थोड़ी बहुत पढ़नी हो तो उसमें री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स करके एक पैराग्राफ है, उसमें सारी बातें समझाइए। फोरफिटेड शेयर्स का री इशू एट पार हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें तो एट पार में होगा क्या, आपका पूरा फोर फीचर रिजर्व आपका गेन हो जाएगा। कॉमन सेंस वाली चीज है, सिंपल मैथ्स है और कुछ भी नहीं। कुछ एग्जाम्पल जो भी चल रहा था वैसे ही ले लेते हैं। भाई फेस वैल्यू शेयर की जो है ना वो 10 रुपए है। प्रीवियस ओनर जो था अपना, उसने पर शेयर मान लो 4 रुपए दिए थे, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। ये 4 रुपए जो है वो हमने फोरफिट कर दिए, अपने पास पड़े हुए हैं। अब मैक्सिमम डिस्काउंट आप इन शेयर्स को री इशू करते टाइम कितना दे सकते हो, 4 रुपए का, और मिनिमम 6 रुपए में बेचना पड़ेगा। आपने क्या किया, फोरफिटेड शेयर्स को री इशू कर दिया एट ₹10 एट पार। समझ आए, डिस्काउंट तो कुछ दिया ही नहीं, आपकी चॉइस है, कंपलसरी थोड़ी ना कि डिस्काउंट देके सेट ऑफ करना ही है। अब अगर आपने ऐसा ही किया है तो ये 4 रुपए का क्या, पूरा प्रॉफिट, बचत हो गई अपनी, ये तो अपनी जेब में गया, ये है कैपिटल प्रॉफिट। तो ये जो फोर फीचर रिजर्व में अकाउंट में पैसा पड़ा है ना, दिस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और वो रिजर्व को खत्म कर देंगे। फोर फीचर रिजर्व जो है वो शेयर री इशू होने के बाद बुक्स में क्या कर रहा है, शेयर फोरफिट किए, पैसा रोक लिया 4 रुपए, वो इसलिए रोका था कि आगे अगर शेयर री इशू होंगे तो ये 4 रुपए काम आएंगे डिस्काउंट देने में। अगर आपने डिस्काउंट दिया ही नहीं और ये पैसा अभी भी आपके हाथ में है, तो अब ये फोर फीचर रिजर्व के नाम से अगर बुक्स में दिख रहा है तो टेक्निकली दैट इज रॉन्ग, बिकॉज देयर आर नो फोरफिटेड शेयर्स ऑन हैंड। तो ये 4 रुपए ऑन हैंड फोर फीचर रिजर्व के नाम से पड़ा रहे, टेक्निकली उसकी जरूरत नहीं है। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री चेंज कर दो, शेयर फोर फीचर रिजर्व को डेबिट करो, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट करो, आपने उसको कैपिटल प्रॉफिट में क्लेम कर लिया, खत्म हो गई बात। अच्छा, अगर एट पार के बदले सपोज आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, ये शेयर आपने इशू किया 9 रुपए में, 1 रुपया डिस्काउंट दिया, वो 1 रुपया कहाँ से यूज होगा, यहाँ से। तो इसमें से 1 रुपया जो है आप यूज कर लो शेयर कैपिटल में, बाकी का 3 रुपए प्रॉफिट है ना, उसको ले जाओ वापस कैपिटल रिजर्व। बात सिंपल, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है क्या, पॉसिबल है ना, कौन मना कर रहा है। अब प्रीमियम वाले केस में अगेन ये तो पूरा कैपिटल रिजर्व में ही जाएगा, आपने शेयर इशू कर दिया 12 रुपए में, तो कोई बात नहीं ना, इसमें से आप 10 रुपए जो है वो शेयर कैपिटल में लेके जाओ जैसे नॉर्मली ले जाते हो, 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में ले जाओ जैसे ले जाते हो, कोई फर्क नहीं। इन 4 रुपए का इस 12 रुपए से कोई लेना देना ही नहीं, बट ये करते ही ये 4 रुपए वाला रिजर्व क्लोज कर देना, तो इसको वापस से सीआर में ले जाओ, क्लोज कर दो। तो ये सब सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो आपको दे रखी है, एंड नथिंग दैट टेक्निकल, सिंपल, शेयर इशू करना है, बैंक टू शेयर कैपिटल, फोर फीचर रिजर्व जितना यूज हो रहा है ठीक है, वो फोर फीचर रिजर्व यूज कर लो, नहीं यूज हो रहा है तो बाकी का सारा कैपिटल रिजर्व में डाल दो। ये जो ट्रांजेक्शन अपन ने देखे, अगर इसी को एंट्रीज में चेंज करना है तो भी अपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट ठीक है, समझ में ही कवर कर लेते हैं ना, बात एक ही है।
देखो इसके बाद ना थियरी में टॉपिक दे रखा है बिफोर इलस्ट्रेशन 5, फोर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ये कल वाला सेम केस कांति भाई वाला, कि उसने 750 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसको अलॉट 500 ही किए, तो सारा हिसाब प्रो रेटा बेसिस पे चलेगा। हम कल कर चुके हैं, रिपीट टॉपिक है। अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन 5 पे। कंटेंट देख लो। अर्जुन एंड कंपनी issued a prospectus offering 2 lakh shares of rupees 10 each on the following terms. एप्लीकेशन पे 1 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल जो है वो 3 महीने बाद मंगवाएंगे, तो अभी से बोल दिया 4 रुपये देने। सेकेंड कॉल जो है उसके 3 महीने बाद मंगवाएंगे, उस पर 4 रुपये देने। तो ऐसे करके 12 रुपये पूरे हो जाएंगे, 2 रुपये प्रीमियम, 10 रुपये फेस वैल्यू। सब्सक्रिप्शन आए 3,17,000 शेयर्स के लिए और 3 अप्रैल को आए, और 30 अप्रैल को अलॉटमेंट हुआ इस पर्टिकुलर डिटेल के हिसाब से। अब बोला है अलॉटमेंट इन फुल, 2 एप्लीकेंट्स पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 4,000 शेयर्स ईच। ओके, अलॉटमेंट ऑफ 2/3 ऑफ द शेयर्स अप्लाइड, अलॉटमेंट ऑफ 1/4 ऑफ द शेयर्स अप्लाइड। अब ये सब क्या है वो समझ आ रहा है? कुछ आइडिया? तो सब प्रो रेटा में सबको सेम रेट पे अलॉटमेंट किया या डिफरेंट रेट पे अलॉटमेंट? और थोड़ा ट्रिकी बना दिया क्वेश्चन। इन्होंने ऐसा बोला कि 3,17,000 एप्लीकेशन आए, उसका बाइफर्केशन दिया हुआ है 38,000, 1,60,000 और 2,000, और नीचे भी है कैश अमाउंटिंग टू ₹31,000, मतलब एप्लीकेशन मनी रिसीव विथ 31,000 शेयर्स अपॉन विच नो अलॉटमेंट वर मेड वॉज रिटर्न टू द एप्लीकेंट ऑन 5 मई। तो आप ये बाइफर्केशन पहले समझ लो, आराम से सॉल्व करेंगे, एंट्रीज की कोई जल्दी नहीं अपने को। पहले हो क्या रहा है वो तो समझो। 3,17,000 एप्लीकेशन आई है और सामने देने के लिए शेयर्स कितने हैं? 2 लाख। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ओवर एप्लीकेशन आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन है। अब बोला कि 3,17,000 लोगों को ऐसे रेशियो में भी तो दे सकते थे, 317 के सामने 200, ऐसा कुछ, बट इन्होंने वैसा नहीं किया। सबको इवन प्रो रेटा बेसिस पे डिवाइड नहीं किया, सिलेक्ट कर करके, किसी को जितना उसने मांगा उतना दिया, किसी को जितना मांगा उसका 2/3 दिया, किसी को जितना मांगा उसका 1/4 दिया, और किसी को कुछ नहीं दिया, ऐसा भी किया है। तो ये 3,17,000 एप्लीकेशंस ना 4 कैटेगरी में डिवाइड हो रही है। नंबर टैली हो ही जाएंगे। ये 31,000 शेयर्स जो है ना, इनको कर दिया फुल रिफंड, नो अलॉटमेंट। इतने एप्लीकेंट्स को कुछ भी नहीं मिला, ये तो पहले ही माइनस हो गए। तो 3,17,000 में से 31,000 माइनस किए तो बचे कितने? 3, 16, 2, 276, 286, ठीक है, 286 बच रहे हैं। अब उसका हिसाब ये बाकी वाले एंट्रीज में से हो जाएगा। अलॉटमेंट इन फुल, 2 एप्लीकेंट्स पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 4,000 शेयर्स ईच। 2 ही एप्लीकेंट है ना, और इनको 4,000 शेयर आपने अलॉट कर दिए, वैसा है। ठीक है, अब इसको इन्होंने ये नंबर टैली कैसे किया है? तो ये 38,000 एप्लीकेंट्स में से 2 एप्लीकेंट्स है जिनको फुल, अच्छा, और अलॉटमेंट ऑफ 2/3 ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर 160 एंड 1/4 ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर 2,000। ये नेट अमाउंट है या ग्रॉस अमाउंट है? टैली हो जाएगा, मैं टैली करा देता हूँ, 1 सेकेंड। अच्छा, तो जिन्होंने 38,000 मांगे थे उनमें से 2 एप्लीकेंट्स को हमने 4,000 अलॉट किए फुल, तो 8,000 शेयर्स तो यहाँ यूज हो गए होंगे, ऐसे देख लेते हैं, बट टैली कर लेते हैं। दूसरा, जिन्होंने 1,60,000 मांगे थे इनको हमने 2/3 प्रोवाइड किया। 2/3 गिन के देखो ना कितना हो रहा है, टोटल टैली हो रहा है 1,60,000। मुझे एक बार ऐप वो नंबर टैली करने दो ना। इन्होंने ग्रॉस दिया, नेट दिया, बोला नहीं। और 2,000 प्लस 31,000, नहीं वो 2 लाख का बाइफर्केशन है। रुक जाओ एक सेकेंड, ये 2 लाख का बाइफर्केशन है। दिस इज 2/3। मुझे लगा ग्रॉस लिखा है, इसका 2/3 करना है, बट ऐसा है नहीं। 38, 160 और 2,000, ये 2 लाख है, और अपन 317 पे गिन रहे हैं, तो वो गड़बड़ हो रही है। ठीक है, ये एक्चुअली में इसके ऊपर है, यहाँ पे बाइफर्केशन है, ऐसा है। 38,000 ये नेट है, ये है आपका
60,000 और ये तीसरा वाला जो है वो है 2,000। ये अलॉटेड है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो ये जो 2,000 अलॉटमेंट है ना, ये 1/4 है। जिसने जितना मांगा था उसका उसको 1/4 दिया, तो एप्लीकेशंस आए होंगे 8,000 के। ये ऐसा है। तो ये अगर जैसे मैं लिख रहा हूँ ना 2,000 यहाँ पे, ये तो अलॉटमेंट है। एप्लीकेशंस जो आए होंगे इसमें आए होंगे 8,000, 1/4 वाला रेशियो। 160 2/3 है, तो कितने एप्लीकेशंस आए होंगे वो पता चलेगा। इफ 160 is 2/3 then what is 1, वो पता चलेगा। तो देख लो ऐसे होगा, ये 2/3 के बराबर है ना, तो फुल 1 कितना होगा 2,40,000 क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2,40,000 एप्लीकेशंस जो आए थे उनमें से 1,60,000 अलॉट हुआ 2/3 रेशियो पे। 8,000 एप्लीकेशन आए थे, उसमें से 2,000 अप्लाई किया, अलॉट किया 1/4 रेशियो पे। ये वाले में जो बोला है उसमें अल्टीमेटली 38,000 तो अलॉट हुए ना। फिर तो अलॉटमेंट इन फुल, 2 एप्लीकेंट्स पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 4,000 शेयर्स ईच। तो ये 38,000 में से भी तो फिर बटेगा ना। ये 38,000 में 2 पार्ट में बटेगा, ये 8,000 और 30,000 ये होना चाहिए। अब बाकी लोगों को क्या इन्होंने फिर दिया, वो कुछ नहीं बोला। 2 एप्लीकेंट्स हैं इसमें जिनको 4,000 शेयर फुल अलॉट कर दिए, तो वो तो ये 8,000 हो गया। तो एप्लीकेशन भी 8,000 के लिए आया होगा और अलॉटमेंट भी 8,000 हुआ, बट ये बाकी 30,000 का क्या है, वो फिर डिफरेंस में से निकालना पड़ेगा। थोड़ा बेटर तरीके से मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और बात समझ आ जाए। ये हो रहा है, इसके सामने यहाँ पे 31,000 रिफंड, ये 8,000 एप्लीकेशंस, ये 2,40,000 एप्लीकेशंस। और अब यहाँ पे एप्लीकेशन का देखना है कैसे। अब इसमें ऐसा है, ये 38,000 में से ना 8,000 शेयर्स जो है उन्होंने जितना मांगा था उतना उनको दिया, तो यहाँ पे भी वो एक पार्ट में 8,000 एप्लीकेशंस तो होंगी। अब एक पोर्शन और होगा जो नहीं पता है, क्योंकि ना ये जो बाकी के 30,000 अलॉट हुए ना, इसमें एप्लीकेशंस कितने आए थे वो नहीं पता चल रहा है, तो वो आपको बैलेंसिंग फिगर से ही निकालना पड़ेगा, वही ऑप्शन है। अब 3,17,000 टोटल एप्लीकेशंस आए, 31,000 ये, 8,000 ये, 2,40 ये और 8,000 ये सारे माइनस करो तो मिल जाएगा डिफरेंस में। 3,17,000 में से सब माइनस कर दो, तो किस रेशियो में अलॉटमेंट हुआ। देखो ये 2,000 जो अलॉट हुए, सुनो ये 2,000 जो अलॉट हुए ना, इसमें एप्लीकेंट्स 8,000 थे, 1/4 रेशियो पे अलॉटमेंट हुआ। ये जो 160 अलॉट हुए एप्लीकेंट्स 2,40 थे, 2/3 रेशियो पे अलॉट हुआ। पर ये 38,000 में एप्लीकेंट्स कितने थे वो डायरेक्टली दिया नहीं, बस उसमें एक हिंट दे दिया है कि 38,000 शेयर जो अलॉट हुए ना, उसमें से 2 एप्लीकेंट ऐसे थे जिनको ना फुल अलॉटमेंट हुआ है। उन्होंने 4,000 मांगे थे और उनको 4,000 मिले, तो 8,000 एप्लीकेशंस तो अलग हो गई। लेकिन ये जो बाकी 30,000 अलॉट हुए इनमें एप्लीकेशंस कितनी आई थी उसका कुछ रेशियो नहीं दिया, 2/3 1/3 1/4 कुछ नहीं दिया, तो बैलेंसिंग फिगर से ही निकालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। तो देखो ना कितना हो रहा है, 1 2 3 4 और इसमें से माइनस करो सब कुछ, 42 40 कितना 30,000 एग्जैक्ट। ठीक, तो इन शॉर्ट फिर ये भी तो सबको पूरा अलॉटमेंट ही हुआ है ना। ये ऐसे भी टैली हो गया और अब बात और क्लियर हो गई कि ये ऐसा बाइफर्केशन किया क्यों है। इनमें बोला 2 एप्लीकेंट्स पेड इन फुल, तो यहाँ 1:1 रेशियो में ही अलॉटमेंट हुआ है। मतलब 38,000 एप्लीकेशन आए थे, 38,000 अलॉटमेंट हुए, सबको पूरे पूरे शेयर मिले। ये पूरा जो ब्लॉक है ना, ये पूरे ब्लॉक में फुल अलॉटमेंट हुआ है। ये टोटल मिला के 38,000 हो ही रहा है, 38 ही हो रहा है, टैली हो गया। फिर फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये जो 4-4 हजार वाले हैं ना, 8,000 एप्लीकेंट्स, इन्होंने किया है फुल पेमेंट, एप्लीकेशन पे पूरा पैसा भेज दिया एडवांस, और इन लोगों ने कितना पे किया, जितना इनसे मांगा गया था एप्लीकेशन मनी। डिफरेंस समझ आए?
उस वजह से इसको बाइफरकेट किया। तो रेशियो तो पूरा ही है, 38,000 एप्लीकेशन थे, 38,000 अलॉटमेंट फुल हुआ है, बट इसमें 30,000 शेयर होल्डर्स वो है जिन्होंने रेगुलर पेमेंट किया। 8,000 शेयर के दो एप्लीकेंट्स है, 4,000, इन्होंने फुल पेमेंट पहले ही भेज दिया। अब ये बात एंट्री में दिखेगी, क्योंकि जब आप एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन मनी वाली, तो बैंक में इनके पूरे पैसे आए वो दिखाना पड़ेगा। इसलिए अगर आपने नहीं ध्यान दिया उस पर तो गलत हो जाएगा, तो वो पॉइंट को कंसिडर तो करना ही पड़ेगा ना। अब समझ आ रहा है। और 31,000 को रिफंड किया है, वो एंट्री भी तो आएगी। द अमाउंट्स ड्यू वर रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स विद एक्सेप्शन ऑफ द फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। यहाँ बात बिगड़ गई, हर किसी ने अपनी अपनी ड्यू डेट पे टाइमली पैसा दिया है, सिर्फ एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल में डिफॉल्ट कर दिया। तो फर्स्ट कॉल तक तो उसने भी पूरे पैसे भेजे होंगे, तो अरियर वहां पे क्रिएट होगा। These shares were forfeited on 15th November and reissued to IR on 16 November for payment of ₹9 per share. अब देखो फाइनल पेमेंट तक जब वो आया था तो उसने 4 रुपए छोड़ के बाकी के तो पूरे दिए होंगे, 8 रुपए दिए होंगे 12 में से 4 माइनस करके, तो वो अपने पास फोर फीचर में पड़े हुए। पर हमने नया शेयर 9 रुपए में इशू कर दिया, शेयर था 10 रुपए का, तो फोर फीचर रिजर्व में से 1 रुपया यूज होगा, बाकी का जो है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। बात खत्म। अलॉटमेंट के बाद तो क्या ही फर्क पड़ेगा, फाइनल कॉल पे जाने के बाद तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने पहले तो सारे कॉल्स पे किए थे। तो एप्लीकेशन का इफेक्ट जो अलॉटमेंट में आता है वहां बात खत्म हो जाती है। ये डिफॉल्ट हुआ फाइनल कॉल पे, तो फाइनल कॉल पे तो 100 शेयर का हिसाब करेंगे ना वैसा, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो बता देते वो। चलो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एंट्रीज करनी है इसकी। एंट्री कहाँ से शुरू करें, पहला ट्रांजेक्शन कब होगा? इन्होंने तो बोल दिया शो द जर्नल, आपकी मर्जी आपको कहाँ से एंट्री शुरू करनी है। आइडियली आप चाहो तो एप्लीकेशन वाले से ही स्टार्ट कर सकते हो, सारी एंट्रीज तो वहीं से होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया पता है, सीधा अलॉटमेंट वाली जो एंट्री होती है वहां से कर दिया। अब एग्जाम में ऐसे आधी एंट्री बीच में से कैसे स्ट्राइक होगी? मैं शुरू से करूंगा तो ही नंबर समझ आएंगे ना। और जब शो द जर्नल बोला है तो ट्रांजेक्शन तो 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो आइडियली तो मैं वैसे ही दिखाऊंगा, तो हम वैसे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन स्टार्ट करते हैं ना शुरुआत से, 3 अप्रैल पे जो एप्लीकेशन मनी आया वहां से ही शुरू करते हैं। अपने क्यों आधी अधूरी एंट्री करें? बोला होता कि यहाँ से अलॉटमेंट से करो तो बात अलग है। ये बाइफरकेशन तो क्लियर है ना, ठीक है, एकदम स्पेसिफिक। यही नहीं समझ आया तो सम शुरू ही नहीं होगा। चलो 3 अप्रैल वाली एंट्री, एप्लीकेशन आया होगा, टू एप्लीकेंट्स पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट। अच्छा वो तो अलॉटमेंट पे उन्होंने पूरे पैसे दिए ना, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पे तो एप्लीकेशन मनी ही आया होगा। टू बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, यही होगा। 3,17,000 एप्लीकेशंस आए, सबने 1-1 रुपया पे किया। यहाँ पे किसी ने फुल मनी पे नहीं किया, वो नीचे लिखा है ना जो टू एप्लीकेंट्स वाला, उसमें लिखा है टू एप्लीकेंट्स पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे उन्होंने पूरे पैसे भेजे होंगे, तो वो इफेक्ट तो उस ट्रांजेक्शन में आएंगे। तो यहाँ 3,17,000 आ गए। अब क्या करें इसका, शेयर कैपिटल में लेके जाएं। कुछ रिफंड भी तो होगा ना, वो 31,000 वाला। तो शेयर एप्लीकेशन अगर डेबिट हो रहा है 3/17, तो 31,000 रिफंड हो जाएंगे। बाकी कितने बचे? डिफरेंस कितना बचा? 286। ये 286 को कहाँ ले जाऊं? शेयर कैपिटल या कुछ अलॉटमेंट में कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि 2 लाख एप्लीकेशंस, 2 लाख शेयर थे, 3,17,000 एप्लीकेशन आई थी, आपने 31,000 को जो है रिफंड कर दिया, तो 3/17 में से 31 को तो रिफंड कर दिया, पर बचे कितने? 286। बट शेयर्स तो 2 लाख ही थे ना, तो 2 लाख शेयर पे आपका एप्लीकेशन मनी कितना बनता था? 2 लाख, और आपके पास है कितने? 2,86,000। तो इसमें से शेयर कैपिटल में फिलहाल तो 2 लाख ही जाएगा ना, बाकी का 86,000 कहाँ लेके जाओगे? टू अलॉटमेंट मनी, आगे एडजस्ट करने के हिसाब से, ठीक है, ध्यान आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें जाएंगे 2 लाख। ये आया कैसे अब आपको पता चल चुका है। 2 लाख शेयर्स पे 1 रुपया जो हमारा बनता था, जो हमने मांगा था, पर उन्होंने हमें सरप्लस पे किया हुआ है, जो 86,000 हमारे पास पड़ा हुआ है। ये 86,000 हम लेके जाएंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये कैरी फॉरवर्ड कर दिया, अलॉटमेंट के टाइम पे इतना कम मंगवा लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये आ चुका है। वो बात समझ आई?
इन्होंने डायरेक्ट ये वाली एंट्री पहले की है, वो भी 31,000 माइनस करने के बाद, दोनों साइड से 31 हटा दो तो ये आपके नंबर आ जाएंगे 286, 2,86,000। वैसी एंट्री, फर्क कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ टैली करा रहा हूँ। कोई फिर बुक में देखे बोले सर एकदम अलग जा रही है एंट्री, तो अलग जाने का रीजन ये है कि उन्होंने पेमेंट की एंट्री अलग से की होगी रिफंड वाली, और बाकी की इफेक्ट यहाँ दिखाई। कंफ्यूज नहीं होना, अपने आपको कंफ्यूज करके मतलब नहीं है। कितनी बार ना स्टूडेंट्स वो मॉड्यूल की एंट्रीज कॉपी करने लग जाते हैं, जैसा उन्होंने किया स्ट्रिक्टली वैसा ही करेंगे। ये वेरिएबल चीज है, इसमें कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट या एज इट इज फॉलो करना मैंडेटरी नहीं। चलो, तो ये आपका एप्लीकेशन मनी आपने सब ट्रांसफर कर दिया, हिसाब हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगा? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे पहले हम ड्यू की एंट्री करते हैं ना, कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू है। तो देख लो कितना पैसा ड्यू है, 3 रुपए पर शेयर विद प्रीमियम, और 2 लाख शेयर है आपके। तो जब ड्यू की एंट्री आप करोगे तो वो होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख। अच्छा, अब इसमें से मंगवाना किनसे, मतलब कितना कहाँ जाएगा? एक तो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में तो 1 रुपया जाएगा ना, मतलब 2 लाख, और बाकी का जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना 4 लाख, क्योंकि 2 रुपये आपने प्रीमियम मंगाया। ये 2 लाख पे 1 रुपया, ये 2 लाख पे 2 रुपया, ये हो गया ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री आई तो पैसे भी तो आने चाहिए। एंट्री का ऑर्डर उल्टा पुल्टा है, बैंक वाली एंट्री का है। ये तो क्या करते हैं लोग, आधी अधूरी एंट्री करेंगे क्या चलेगा? बोल दो ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। बैंक की एंट्री करी नहीं, सम बड़ा है, आधी एंट्री खुद ही खा गए, सम छोटा बना देते जब नहीं करवाना था। बोला है कि सारे कॉल्स ड्यू डेट पे हुए हैं, ये बोला था ना, बीच में एक लाइन थी, अमाउंट्स ड्यू और रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स, सिर्फ फाइनल कॉल में एक्सेप्शन है। तो जब ये ड्यू डेट है, अलॉटमेंट किया होगा हमने, अलॉटमेंट हुआ था 30 अप्रैल को, तो दिस इज एक्चुअली 30 अप्रैल, ये हमने एंट्री कर दी है, तो पेमेंट भी तो 30 अप्रैल को आया ही होगा ना, तो अपन पेमेंट की एंट्री दिखाएंगे। इन्होंने बैंक की सारी एंट्री उड़ा दी, मजा नहीं आया, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ कितना पैसा आया होगा? इसमें वो एक्स्ट्रा मनी वाला इसमें आया ना, इसी में आ रहा है। अलॉटमेंट पे कितना मंगा रहे हैं? 3 रुपए। आपको ये देखना पड़ेगा, है ना, अलॉटमेंट पे ये 2 लोगों ने कुछ अलग किया ना, इन लोगों ने पूरा पैसा दे दिया अलॉटमेंट पे, तो 12 रुपए टोटल था, 1 रुपया तो इन्होंने एप्लीकेशन पे दिया होगा, तो इन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट पे बाकी का पूरा 11 रुपये भेज दिया, फुल पेमेंट यही निपटा दिया एडवांस, जबकि हमने इस 11 में से इनसे मांगा था सिर्फ 3 रुपए, तो बाकी का 8 रुपए ना एडवांस है, जो आगे फिर एडजस्ट होता जाएगा, जब ड्यू होगा तब सेट ऑफ कर देंगे, बट पैसा एडवांस आ गया। बाकी सबने तो अपना अपना ही पे किया होगा, ये 160 वाले ने 3 रुपए भेजे होंगे, इसने 3 रुपए भेजे होंगे, इन्होंने भी 3 रुपए भेजे होंगे, यही आया होगा ना, तो बैंक वाला टोटल आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो बैंक वाले टोटल में साइड कैलकुलेशन क्या हुआ, हाँ एक साथ उसमें बोला 4000 शेयर वाले 2 अलॉटीज, 4000 शेयर्स वाले 2 अलॉटीज, 8000 शेयर्स, इन्होंने 11 रुपए भेजे, तो ये 88,000 आए। पर अलॉटमेंट में का वाला अमाउंट क्यों ऐड करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू टू ड्यू वाला हटा ही देंगे, एडवांस में नहीं डालेंगे ना अलॉटमेंट में 88,000। नहीं, अभी कितना आया सिर्फ वो कैलकुलेट कर रहा हूँ, कहाँ डालना है वो बाद में देख लेते हैं। दूसरा जो है बैंक में कितना आया मुझे सिर्फ वो कैलकुलेट करना है। बाकी 30,000 शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने तो 3 रुपए भेजे होंगे, तो 90,000 ये, अच्छा
इसके बाद थे 1,60,000, इन्होंने भी 3 रुपये भेजे होंगे, 4,80,000। और बाकी 2,000 उन्होंने भी 3 रुपये भेजे होंगे, 6,000। ये नंबर थे ना, कुछ मिस आउट तो नहीं हुआ ना? 38, 40, 2 लाख हो गया ये टोटल करो एक बार। 90, 178, 800 कहाँ पे आ रहा है? 88,000 है वो। हाँ हाँ 6,64,000 ये हो रहा है। इसमें से कुछ पहले भी तो आया हुआ था वो एप्लीकेशन के टाइम पे, ये तो एक्स्ट्रा है ना, तो ये तो तभी आ गया होगा, तो इसमें से माइनस भी तो होगा, है ना? समझ आ रही बात? माइनस करो कितना बचा? 5,78,000 ये आया होगा इस बार 5,78,000। समझ आ रही बात? क्योंकि पहले जब एप्लीकेशन मनी मंगवाया था ना, तो क्योंकि प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है, रेशियो कुछ भी हो, लेकिन उस टाइम पे 86,000 एक्स्ट्रा आए थे, वो हमने वापस नहीं किए, हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। अब जब अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा मंगवा रहे हैं तो फिर वो 86,000 तो आया ही नहीं होगा, तो जितना भी ड्यू था अलॉटमेंट पे, या जिसने जितना पे किया उसमें से वो 86 लास्ट में माइनस भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो डबल टाइम आ जाएगा पैसा, ज्यादा फंड दिखेगा, फिर वो लास्ट में तो पता चल ही जाएगा, बट यहीं पे ध्यान रख लो तो बेटर है। तो बैंक में आपके आए होंगे 5,78,000 ये आए होंगे। अब क्या करें? और बाकी इसमें से देखो अलग करना पड़ेगा ना, एक वो कॉल्स इन एडवांस वाली एंट्री आएगी, और बाकी की शेयर कैपिटल में तो पहले ही चले गए थे ना, अलॉटमेंट रिवर्स हो गया। हाँ अलॉटमेंट रिवर्स हो गया। अब इसमें एडवांस कॉल कितना है आपको पता है? 8,000 ये 2 शेयर होल्डर्स 8,000 शेयर्स, इन्होंने कुछ एडवांस दिया था, इनसे मंगवाया था 3-3 रुपए, इन्होंने दिया 11 रुपए, तो 8 रुपए एक्स्ट्रा दिया ना, तो ये 8,000 शेयर्स पे आपको 8 रुपए एक्स्ट्रा मिले, 64,000। वैसे भी दिख रहा था 6 लाख ड्यू थे, 664 आए थे, तो 64 एडवांस था, ये है 64,000 कॉल्स इन एडवांस। अब बाकी का डिफरेंस अलॉटमेंट में रिवर्स होगा, 5,12,000 या 14,000, सॉरी कितना हो रहा है? पहले 14,000 हो रहा है, टैली कराऊं? अलॉटमेंट में डेबिट कितना हुआ? 6 लाख। अलॉटमेंट में क्रेडिट कितना हुआ? 5,14,000। डिफरेंस कितना? 86,000। 86,000 कहाँ पे है? ये रहा। हो गया टैली डेबिट क्रेडिट क्लियर। तो डेबिट क्रेडिट क्लियर होता जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब अगर आप बाई चांस यहाँ 86,000 माइनस करना भूल गए होते तो आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा 86,000 क्रेडिट में दिखता, जो कि गलत है, तो वहीं से रियलाइज हो जाता अगर आप ऐसे टैली कर लेते हो तो। बात समझ आ गई? देखो इतनी मस्त पेमेंट की एंट्री थी, इन्होंने गायब कर दी, और बोला भी नहीं क्वेश्चन में कि बैंकिंग एंट्री अवॉइड करनी है, तो फिर क्या मतलब हुआ? तो यही तो अच्छी एंट्री जहाँ पे ये सब कैलकुलेशन हो रहा है, तो समझना तो पड़ेगा ना। तो कितना अमाउंट रिसीव्ड है, ये उसका वर्किंग नोट हो गया। देखो सोचते जाओगे तो मस्त सम बनता है आराम से। हाँ लेकिन एग्जाम में टाइम लिमिट है, थोड़ा स्पीड में करना है, वो स्पीड आएगी प्रैक्टिस से। अभी समझाते टाइम में कोई जल्दी में नहीं हो, आराम से समझो, लेकिन बाद में फिर आप जब रिपीटेटिव सम्स करोगे ना तो आपकी स्पीड आनी चाहिए सोचने में, वही तो चैलेंज है, लिमिटेड टाइम में काम करना है। चलो तो ये सारा हिसाब हो गया, कॉल्स इन एडवांस हमने क्रिएट कर लिया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट कॉल 3 महीने के बाद, और फर्स्ट कॉल की जो ड्यू की एंट्री है वो कर दो, फिर उसमें से कुछ एडवांस आया है वो सेट ऑफ भी होगा, वो भी देखेंगे। 3 महीने के बाद मतलब जुलाई, 31 जुलाई। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपके हैं 2 लाख शेयर्स, फर्स्ट कॉल पे आपने कितना मंगवाया है? 4 रुपए, तो 8 लाख रुपए हो जाएंगे। ये ड्यू है, ठीक है। अब इसमें भी वो ये ड्यू है तो पेमेंट तो आ ही गया होगा। फर्स्ट कॉल में किसी ने डिफॉल्ट तो किया है नहीं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सीधा पेमेंट की एंट्री ले लेते हैं सेम डेट पे, 31 जुलाई पेमेंट वाली एंट्री। अब बैंक में पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये रिवर्स होगा। अब बात ये है कि कुछ शेयर होल्डर्स ने आपको
एडवांस कॉल इन एडवांस पे किया था, वो 8,000 शेयर, ठीक है। तो उनका हिसाब तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस वाले अकाउंट से ही लेके आना पड़ेगा, उनसे कैश थोड़ी वापस मांगेंगे। तो जितना भी आपका ये 8 लाख रुपए लेना बनता है, उसमें से आपके पास एडवांस कितना है वो देख लो, बाकी का बैंक में आया होगा। तो जो रिमेनिंग पार्ट है ना, वो कॉल्स इन एडवांस में डेबिट होगा, ठीक है। 8,000 शेयर्स थे जिन्होंने एडवांस पे किया था। कॉल का मनी है कितना, 4 रुपए, वो 4 रुपए पहले ही दे चुके हैं, मतलब 32,000 उनका तो आ चुका है। तो ये 8 लाख में से 32 हमने ऑलरेडी पहले ही रिसीव कर लिया है, समझ आए। तो जो बाकी का होगा 7,68,000 ये आया होगा बैंक में, सब समझ आ गया। तो जो कॉल्स इन एडवांस आपने क्रेडिट किया था, आई थिंक 64,000 कितना था ये वाला, इसमें से आपका 32 रिवर्स हो गया, बाकी का 32 नेक्स्ट टाइम फाइनल कॉल पे रिवर्स होगा, क्योंकि उन्होंने तो पूरा पैसा चुका दिया था। तो कॉल्स इन एडवांस के नाम पे हमारे पास रिजर्व पड़ा था, उसमें से हमने अभी कितना सेट ऑफ किया, फर्स्ट कॉल वाला 32,000, फाइनल कॉल पे बाकी का 32 सेट ऑफ कर लेंगे, तो हो जाएगा 4-4 रुपए है ना दोनों पे, बात खत्म। ये बात समझ आई। बट यूजुअली तो हम ऐसा करते हैं ना, जैसे कि इसमें 4 रुपीज अपन ने ड्यू किए, वो आ चुके हैं, तो वो बैंक में डायरेक्ट वैसे एंट्री करें और एक्स्ट्रा अमाउंट के एडवांस नहीं करें, जो बचा हुआ है वो डेबिट क्रेडिट साइड करें। क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट में तो 8 लाख आ ही रहे हैं, नहीं आ रहा ना, वो पहले ही आ चुका है। तो वो एडवांस भी कर दिया, तो इसमें सेट ऑफ कर देंगे। देखो बैंक अकाउंट में जो बोल रही हो ना, वो यहाँ पे आया है, उसके बदले ये क्रिएट हुआ है। अब वहाँ पे वापस 8 लाख लिखोगे तो डबल नहीं हो जाएगा। मैं बैंक में पैसा वो 32,000 वो वाला इसी में आ गया था, इसमें है वो 32,000 इंक्लूडेड है, 32 फर्स्ट कॉल का, 32 फाइनल कॉल का। तो मैंने जब पहले रिसीव कर लिया था, तो मैंने उसका एक रिजर्व क्रिएट कर दिया कि भाई मेरे पास आपके 64,000 जमा पड़े हैं, ये सेट ऑफ तब होंगे जब ड्यू होंगे, अभी ड्यू नहीं, आपने पहले दे दिया ना, तो मैंने रिजर्व क्रिएट करके छोड़ दिया, इसी में आ गए थे ना, ये 32 यहाँ पे आ चुके हैं। तो वो 8 लाख में से 32,000 ये वाले पहले ही दे दिए थे आपने, तो 30 अप्रैल को मैंने मांगे 31 जुलाई को, तो 3 महीने पहले पैसा आ गया था, तो मैंने आपका नाम का रिजर्व क्रिएट करके रख दिया। अब जब मैं 31 जुलाई को पैसे मंगवा रहा हूँ 8 लाख, तो 8 लाख में 32,000 वापस थोड़ी मंगवाऊंगा, आप थोड़ी मुझे 8 लाख रुपए दोगे, या तो आप 760-80 पे करोगे। आप बोलोगे सर वो कॉल्स इन एडवांस भेजे थे ना आपको, उसमें से यूज कर लो। मैं बोला हाँ आपके 64,000 मेरे पास पड़े हैं, 32 सेट ऑफ कर लेता हूँ, 32 अभी भी जमा है, वो 32 नेक्स्ट एंट्री पे 3 महीने बाद जब अक्टूबर में ड्यू होगी ना, तब सेट ऑफ करूंगा। तो पूरा 8 लाख तो यहाँ पे आएगा ही नहीं ना कभी, वैसा ही। बोलो समझ आ गया, ये पॉइंट कंप्लीट। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा। जुलाई में तो यही ट्रांजेक्शन था। अगली स्टोरी फाइनल कॉल। तो कॉल तो अपने पूरा ही करेंगे, फोर फीचर का प्रॉब्लम आने वाला है इधर। मैं नेक्स्ट स्लाइड ही दे देता हूँ। 31 अक्टूबर शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, यही होगा। ये फाइनल कॉल भी 4 रुपए वाला ही है, तो 2 लाख पे 4 रुपए, मतलब कितना हो गया 8 लाख, अगेन सेम अमाउंट, ठीक है। तो ये हो गई ड्यू की एंट्री। अब होगी इसके बाद पेमेंट की एंट्री। पेमेंट की एंट्री करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि यहाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ 100 शेयर्स के ऊपर जो है वो पेमेंट नहीं आया है, तो ये आप पहले अरियर में ले जाना चाहो तो अरियर में ले जाओ, बाद में फोर फीचर में डाल देना, क्योंकि फोरफिट होने ही वाला है, वैसे बोला हुआ है। अब जो पेमेंट वाली एंट्री है उसमें देखो बैंक में कुछ पैसे तो आएंगे, कुछ अच्छे लोग कॉल्स इन एडवांस वाले जो पैसा पहले से देके बैठे हैं बेचारे, और कुछ ऐसे जो पैसा भेज ही नहीं रहे, तो इन सबका हिसाब इधर ही करना है और ये पूरा रिवर्स करना है। ये 8 लाख तो क्रेडिट हो ही जाएगा, इसका प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जो नहीं आए वो भी तो अरियर है ना, तो अरियर्स मतलब रिसीवेबल, तो यहीं दिखेंगे ना कॉल्स इन अरियर्स। अब कितने आए कितने नहीं आए, देखो ये 32,000 तो आपको पता है, आपका यहाँ पे ये एंट्री करते ही कॉल्स इन एडवांस का रिजर्व पूरा सेट ऑफ, 64 में से 32 पहले मंगवा लिए थे, मतलब सेट ऑफ कर लिए थे, 32 अब सेट ऑफ कर लिए। तो ये जो है ये वो लोग हैं जो 8,000 शेयर्स पे 4 रुपए पहले से भेज के बैठे थे, ठीक है। अच्छा ये अरियर वाले वो लोग हैं 100 शेयर वाले जिन्होंने 4 रुपए नहीं दिए, तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट आ जाएगा वो आएगा 400 रुपीज। सिंपल, 100 शेयर अरियर में है, फाइनल कॉल नहीं दिया, 4 रुपए मंगवाए थे, उसके पहले का सब पेड है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो बचा डिफरेंस वो यहाँ पे आपका आया बैंक में पैसा, जैसे 7,67,600, ये होगा वही पिछले वाले अमाउंट में से 400 रुपये कम हो गए, सही है। तो इस बार इतने पैसे आए, 400 रुपये की वजह से फर्क पड़ा, तो अरियर क्रिएट हो गया। अब जो अरियर क्रिएट हुआ है वो शेयर्स को अपने को डालना है फोर फीचर में।
तो नेक्स्ट एंट्री अपने फोर फीचर की कर सकते हैं, पैसों की जो एंट्री होनी थी वो हो गई है। तो फोर फीचर लेना है तो इसके साथ यहीं से ले लो, करें फोर फीचर की एंट्री। पर्टिकुलर्स तो आपको पता ही है, फोर फीचर वाले में हो गया कि एक तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी, अगर कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम था तो वो भी डेबिट होगा, है सब में सिक्योरिटी प्रीमियम होने वाला डेबिट, कल बात हो रही थी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से भी तो अकाउंट मतलब अमाउंट जो है वो अपन निकाल लेंगे ना, रिवर्स करेंगे। सामने क्या होगा, अरियर खत्म हो जाएगा कि अब ये पैसे आने वाले नहीं है, तो अरियर जो क्रिएट किया था वो अब भूल जाओ। बाकी जो पैसा उसने दिया था वो अब उसको वापस करना नहीं है, वो जाएगा शेयर फॉर फीचर रिजर्व या अकाउंट, यही होगा। पर्टिकुलर तो यही है। कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, 100 शेयर, फेस वैल्यू क्या है 10 रुपये, तो कैपिटल 1000 रुपये से कम हो जाएगी, तो ये 1000 रुपये। सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे उससे हमने लिए थे 2 रुपये जो उसने दिए थे, तो वो भी डेबिट हो जाएंगे, 1200 हो गया। कॉल्स इन अरियर्स के नाम पे 400 रुपये लेना बाकी था। दूसरी बार काउंट नहीं कर रहे मतलब हमने कल प्रीमियम भी डाला था शेयर कैपिटल में। नहीं अलग डाला था, मर्ज थोड़ी किया था। वो था फाइनल कॉल के 20 रुपए थे जो तुमने लास्ट में मेरे से पूछे, प्रीमियम के 20 रुपए इसमें कभी नहीं जाएंगे, वो अमाउंट सेम था। प्रीमियम भी 20 रुपीज था, फर्स्ट कॉल भी 20 रुपीज था। कल तुमने लास्ट में मेरे से अलग से वही तो पूछा, तो प्लस 20 में तुमने पी लिखा था, मैंने बोला वो पी नहीं है, वो फर्स्ट कॉल है। प्रीमियम कभी शेयर कैपिटल में जा ही नहीं सकता, कैसे जाएगा? तो कल मैं तुम्हें लास्ट में वो बोला कि 20 रुपीज में तुमने प्रीमियम लिखा था, मैं बोला 20 प्रीमियम नहीं, फर्स्ट कॉल का 20 है, क्योंकि उसने फाइनल कॉल में डिफॉल्ट किया है। तो प्रीमियम का 20 अलग है, फर्स्ट कॉल का 20 अलग था, वो कल वाले सब में ऐसा था। तो अरियर के नाम पे 400 रुपये अपन ने छोड़ दिए, क्या तो ये देगा नहीं। अच्छा बाकी के जो इसने दिए थे वो फॉरफिट हो जाएंगे ना, कितने होंगे, 800 रुपये होंगे, वो टैली को भी जाएगा। 800 रुपये उसके आए थे ना, 12 रुपये टोटल मंगाए थे, 4 रुपये लास्ट के डिफॉल्ट किए, तो 8 रुपये तो दिए थे, फॉरफिट कर दिया हमने। समझ आ गया? तो यहाँ तक स्टोरी कंप्लीट हुई। आगे क्या बोला है? अच्छा ये फॉरफिचर हुआ है 15 नवंबर को। अगर तारीख स्पेसिफिक बोली है तो लिखनी चाहिए, नहीं बोली होती तो हम सेम डे फॉरफिट कर लेते। नोटिस वोटिस दिया होगा, इमीडिएट नहीं होता। अब ये फॉरफिटेड शेयर्स फिर से हुए री इशू, लास्ट फाइनल क्लोजिंग पार्ट जो री इशू वाला मेन आ रहा है अपना 16 नवंबर नेक्स्ट डे, ठीक है, ये बोला हुआ है। अब इस दिन जब आप शेयर्स वापस से री इशू कर रहे हो तो ट्रांजेक्शन में क्या क्या होगा? एक तो देखो बैंक में पैसे आए होंगे। अब इन्होंने ऐसा बोला है 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर हमने 9 रुपए में इशू किया है, ठीक है, तो 1 रुपया कहाँ से लाएंगे? फॉर फीचर रिजर्व में से, तो शेयर फॉर फीचर रिजर्व 1 रुपया वहां से आएगा, और ये सब जाएगा कहाँ पे? शेयर कैपिटल में। यही होगा। कितने शेयर थे? 100 शेयर, तो वापस ये 1000 बैंक में आया होगा 900, फोर फीचर में से यूज हुआ 100, तो आपके पास जो फोर फीचर रिजर्व में 800 रुपये पड़े थे ना, इसमें से 100 यूज हो गए, ठीक है, समझ आ गया। अब बाकी के बचे हैं ना, कितने बचे हैं? 700 रुपये शेयर बचे हैं, कुछ री इशू वाले सब खत्म हो गए। जितने शेयर फॉरफिट किए थे सारे री इशू कर दिए ना, तो ये फोर फीचर रिजर्व मेंटेन करके कोई मतलब नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे? फोर फीचर रिजर्व को बंद कर देंगे, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। शेयर फोर फीचर में बचे 700 रुपये, वही चले जाएंगे। 800 में से 700 रुपये बचे थे, 100 रुपये हमने यूज कर लिए थे, 700 बचे थे, खत्म। इन्होंने क्या किया? कुछ गड़बड़ की अपन ने। अरे वो प्रीमियम का कुछ यूज किया क्या? प्रीमियम भी तो फॉरफिट हुआ था, बट ठीक है ना, वो तो फोर फीचर में चला ही गया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है अभी, उसने फाइनल कॉल में वैसे नहीं दिए थे ना। हाँ एसपीआर तो रिजर्व हो चुका है ना, आ चुका है। एसपीआर आ चुका है। हाँ एक से प्रीमियम नहीं लिया। हाँ, हम प्रीमियम का अमाउंट फोर फीचर में ट्रांसफर नहीं करे तो चलेगा। पैसा तो उसने दिया ही है, बट ये ट्रांसफर नहीं करे तो चलेगा। बाय डिफॉल्ट एंट्री पे जा रहा था, और वो इफेक्ट यहाँ पे भी दिख ही रहा है ना, 200 रुपये का फर्क पड़ रहा है ना, तो इसलिए पड़ रहा है। मैंने वो चीज़ क्या की, मैंने अल्टीमेटली ये किया कि उसने प्रीमियम के जो 200 रुपये दिए थे ना, मैंने वो भी उठा के फोर फीचर में डाल दिए। वो ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं करोगे तो चलेगा, लेट इट बी इन द प्रीमियम अकाउंट ना, प्रीमियम में बाद में कहीं यूज हो जाएगा। तो अगर हम ये नहीं करते हैं तो उसकी वजह से ये हो जाएगा 600,
ठीक है, कुछ गलत कुछ भी नहीं है, कर भी दिया होता तो एक बार नोट मार देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नेसेसरी नहीं है, तो अननेसेसरीली ये करना जरूरी नहीं है, आप इसको इग्नोर करो। अब इसकी वजह से ये हो जाएगा 600, तो ये 100 है, तो फिर यहाँ कितना बचा 500 वैसे। वो मैंने एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन कर दिया जिसकी नीड नहीं थी बस, बाकी गलत कुछ भी नहीं है। बट वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे पैसा लिया था उससे, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट हुआ था ना पहले। उसकी भी सर एक अलग एंट्री रहेगी ना फिर 200 रुपए की। नहीं, कुछ नहीं करना है। देखो ये जो आया था ना, ये वाला, ये सारी एंट्री थी ना सिक्योरिटी प्रीमियम की, इस सिक्योरिटी प्रीमियम में वो 200 रुपए हमने ऑलरेडी इस अकाउंट में क्रेडिट कर दिए थे, तो उसने दिए भी थे। बट अब अगर उसके शेयर फॉरफिट हो गए तो ये 200 रुपए यहाँ से निकाल के शेयर फॉरफिचर रिजर्व में डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी एक स्पेसिफिक रिजर्व है, उसी नाम से पैसा लिया था, उसी नाम से आगे यूज होगा, तो फॉरफिचर में ले जाने की जरूरत नहीं, उसको वहीं रहने दो, इट इज ओके। कंपनी के पास ही है पैसा, वो रिजर्व में ही पड़ा है, आगे कहीं ना कहीं कंपनी का काम आ ही जाएगा। हमने क्या किया, अभी यहाँ पे वो 200 भी हमने ट्रांसफर कर लिया जिसकी नीड नहीं थी, तो उस वजह से 200 रुपए का अमाउंट बढ़ गया, तो इन्होंने ट्रांजेक्शन में नहीं लिया, तो ठीक है, फेयर इनफ, वो बेटर प्रेजेंटेशन। तो अपन ने क्या किया, इसको हटा दिया। बट हम एसपी तभी लाते हैं ना जब वो पेड नहीं होता है, अनपेड होता है तभी एसपी आता है ना, अगर पेड हो जाता है तो एसपी नहीं आता। नहीं, पेड अनपेड की, हाँ तो पेड हो जाएगा तो मतलब एसपी नहीं सेम एक ही बात होगी। हाँ, आउटकम वही है कि पे कर दिया तो मतलब, वैसे याद रख लो तो भी सही है, तो आउटकम सेम ही आएगा। तो ये 600 रुपए हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, और 600 में से आपने 100 यूज किया, बाकी का 500 क्लोज कर दिया, ठीक है, कंप्लीट। तो यहाँ तक आते आते अपनी सारी एंट्रीज खत्म हो गई, और कोई ट्रांजेक्शन आपका पूरे सम में बाकी नहीं। बोलो, ठीक है, समझ आया? अच्छा था, सम क्लियर है? टिक करके रखना, ये आएगा तो कम से कम 8 मार्क्स में पूछना ही चाहिए। कैसे पढ़ा था कंप्लीट से बात नहीं किया एंट्री मुझे थी आप करवा नहीं देते ऐसा नहीं है आपका मार्क्स भूल जा सिर्फ अमाउंट की बात हो रही है अमाउंट पर सारी एंट्री बोलो, कुछ कंफ्यूजन क्लियर हुआ? तो अच्छा सा मैं इसको टिक करके रखना, लास्ट डे पे देखने वाला क्वेश्चन। मतलब ये देख लोगे तो शायद और 2-4 सम देखने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इतना इन्होंने इसमें समझा दिया आपको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, तो ठीक है, आपको ये एक बार घर जाके फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कौन सा अमाउंट कहाँ से आया कहाँ गया, अकेले बैठ के देखना पड़ेगा। यहाँ क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ तो समझ में आ रहा है सब, खुद लेके बैठते तो खुद सोचना पड़ता है एक एक एंट्री कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो थोड़ा दिमाग पे, अपने दिमाग पे इंडिपेंडेंटली आपको जोर देना पड़ेगा कि भाई मुझे खुद सोचने में कितना आ रहा है। बाकी तो यहाँ एंट्री मैंने समझा दी, फिर तो क्लियर हुआ होगा अमाउंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ओरिएंटेशन देखना है। अच्छा, अब इसके बाद एक दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 6, वो है इसी टाइप का बेसिक क्वेश्चन, वो आपको होमवर्क में ट्राई करना है। इसके बाद तो ये आपको इजी लगने वाला है, और इन्होंने अगर सारी एंट्री नहीं भी की है तो आप कर देना जो जो जरूरी है। शो द जर्नल एंट्री नेसेसरी बोलते हैं, फिर अपने मन से आधी एंट्री करते हैं, मतलब नहीं, आप पूरा करके आना बस, ठीक है, इतना रखो। अब हम अच्छा खासा टॉपिक पढ़ चुके हैं, 4 फीचर री इशू हमने सीख लिया है। अब क्रैकर के समझ में जो भी आएगा हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों बुक लेके आओ ना, मॉड्यूल पे लाओ, क्रैकर पे लाओ। फिर कभी कुछ पॉइंट समझाना हो तो बोले यार मॉड्यूल ना बोली थी, तो फिर कैसे रिलेट कराऊंगा, तो बुक तो दोनों ही रखनी पड़ेगी।